चलिए आज हम बात करते हैं जो पिरामिड हैं उनके बारे में कि ये जो ग्रेट पिरामिड हैं वो कैसे बनते हैं, इनका जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो खबर के बारे में बात करें तो रेडिकल न्यू थ्योरी क्लेम्स ग्रेट पिरामिड वाज अ मशीन दैट बिल्ड इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, यानी कि नया एक सिद्धांत का जो दावा हुआ है जिसमें कि ग्रेट जो पिरामिड है वो एक ऐसी मशीन थी जो अंदर से बाहर की ओर खुद ही बनी थी। ये जो मशीन है इसका जो दावा किया गया है कि ये जो मशीन थी वो अंदर से बाहर की तरफ खुद ही बनी थी। खबर की जो अगर हम बात करें तो मिस्र के पिरामिड वर्षों से विस्मय और जो आकर्षण पैदा करते रहे, खासकर इसलिए क्योंकि यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि इन महान आश्चर्यों का निर्माण कैसे हुआ था। अब एक नए अध्ययन से प्रस्तावित किया है कि ग्रेट जो पिरामिड है केवल एक संरचना नहीं है बल्कि मशीन है जो खुद का निर्माण करती है। न्यूयॉर्क के वेल कर्नेल मेडिसिन के वैज्ञानिक साइमन एड्रियान स्योरिन ने प्रस्तावित किया है कि ग्रेट पिरामिड बिना किसी भारी मशीनरी का उपयोग किए अंदर से बाहर की ओर बनाया गया था। एनपीजे हेरिटेज साइंस के में प्रकाशित उनके शोध में कहा गया है कि आंतरिक घिरनी जैसी प्रणालियों और स्टाइल्डिंग प्रतिभार ने इन विशाल संरचनाओं को बनाने में मदद की। हालांकि उनके द्वारा प्रस्तुत सबसे पेचीदा सिद्धांत यह है कि यह जो मशीन है यह एक मशीन थी, एक प्रणाली जिसे अपने स्वयं के निर्माण खंडों को उठाने और रखने की डिजाइन किया गया था। बात करें खबर के मुख्य विषय के बारे में तो इस खबर में गीज़ा के महान पिरामिड के बारे में बताया गया है कि जिसमें जो पिरामिड है वो खुद भीतर से कैसे बनाया गया था। इस सिद्धांत का प्रस्ताव जो है वो न्यूयॉर्क के एक वैज्ञानिक साइमन एड्रियासन सोरेन ने दिया था। ये जो पिरामिड है वो काफ़ी जो प्राचीन है वो बताए गए हैं। ग्रेट पिरामिड क्या है तो ग्रेट पिरामिड जैसे खुफू के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र के काहिरा के पास गीजा पठार पर स्थित एक विशाल और ऐतिहासिक संरचना है। यह प्राचीन विश्व के साथ प्राचीन जो विश्व के जो 7 आश्चर्यों में से एक है जो आज भी अस्तित्व में जाने जाते हैं। पिरामिडों से जुड़े मुख्य अगर तथ्यों की बात करें तो इनके सबसे पहले हम स्थान की बात करें तो ये गीज़ा मिस्र में है जो कि आधुनिक काहिरा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो पुराने साम्राज्य के फेरोन राजा खुफू के मकबरे के रूप में लगभग 2560 ईसा पूर्व में 20 साल की अवधि में किया गया था। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो पिरामिड का जो मुख्य उद्देश्य है वो फेरोन के शव को दफनाना और उसकी आत्मा को परलोक में जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करना था, क्योंकि प्राचीन मिस्र जो वासी पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ मृत्यु के बाद में विश्वास करते थे। इनकी विशेषता की बात करें तो यह लगभग 450 फीट यानी कि 137 मीटर ऊंचा है और 380 वर्षों से अधिक समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। इसका निर्माण चूना पत्थर के लगभग 2.3 मिलियन विशाल खंडों का उपयोग करके किया गया था। पिरामिड की विशालता फेरोन की संपत्ति, शक्ति और उसकी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए थी ताकि यह युगों युगों तक टिकी रहे। अगर पिरामिड के संक्षिप्त में बताएं तो ग्रेट पिरामिड प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जिसे एक विशाल शक्तिशाली सम्राट के अंतिम विश्राम स्थल और स्मारक के रूप में बनाया गया था। ये पिरामिड कैसे बने तो ये जो पिरामिड थे ये पिरामिड का जो निर्माण है वो एक जटिल और श्रम साध्य प्रक्रिया थी जिसमें प्राचीन मिस्र के लोगों ने असाधारण इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन जो है वो किया था। यह आज भी वास्तुकला और इंजीनियर का एक चमत्कार जो है वो माना जाता है।
इसके निर्माण के अगर मुख्य जो पहलू हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामग्री की, सोर्सिंग यानी कि सामग्री कहाँ से आई। तो जैसे कि जो चूना पत्थर है, अधिकांश पिरामिड जो है स्थानीय चूना पत्थर से बने थे, जिसे पास के खदानों से निकाला गया था। बाहरी आवरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बारीक सफ़ेद चूना पत्थर तुरा की खदानों से लाया गया था, जो नील नदी के पार स्थित है। ग्रेनाइट की बात करें तो राजा के कक्ष और कुछ आंतरिक कक्षों के लिए गुलाबी ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। यह ग्रेनाइट असवान से लाया गया था, जो गीज़ा से लगभग जो 800 किलोमीटर दूर था। मोटार की बात करें तो पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए मोटार यानी कि गारे का उपयोग किया गया था, लेकिन यह मुख्य रूप से पत्थरों को सही स्थिति में स्थापित करने और उन्हें स्थिर करने के लिए था, न कि वजन रखने के लिए। पत्थरों का वजन ही उन्हें एक साथ रखता था। अब बात करें पत्थरों की कटाई और परिवहन के बारे में। तो कटाई जैसे कि पत्थरों को तांबे के औजारों, छेनी और लकड़ी के हथौड़ों का उपयोग करके खदानों से काटा जाता था। पत्थरों को अलग करने के लिए गीली लकड़ी के बेजेस यानी कि फाचर का भी उपयोग किया जाता था। परिवहन की बात करें तो नदी के माध्यम से नावों और बजरा यानी कि बार्जेस का उपयोग करके ग्रेनाइट और बाहरी चूना पत्थर को निर्माण स्थल तक ले जाया जाता था। स्थल पर पत्थरों को लकड़ी के स्लेज यानी कि स्लेट्स पर लादा जाता था और उन्हें फिसलने में मदद करने के लिए रास्ते में पानी या कीचड़ डाला जाता था, जिससे घर्षण कम होता था। निर्माण तकनीक यानी कि उन्हें कैसे ऊपर ले जाया जाता था, इसकी बात करें तो यह हिस्सा सबसे अधिक बहस का विषय है, लेकिन सबसे स्वीकृत सिद्धांत यह है कि रैम्प्स का या ढलानों का उपयोग करके ये जो वस्तुएं हैं या सामान है वो ऊपर ले जाया जाता था। जैसे कि रैंप सिस्टम की बातें होती हैं। रैंप सिस्टम यानी कि सीधे रैंप जैसे कि एक सीधा रैंप जो पिरामिड के साथ ऊपर जाता था, शायद निचले स्तरों के लिए इस्तेमाल किया गया था। सर्पिला से रैंप की बात करें तो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत एक सर्पिला या जिंगजैग रैंप का है, जो पिरामिड की बाहरी दीवारों के चारों ओर घूमता था। कुछ आंतरिक रैंप की भी बात करते हैं। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि ऊपरी स्तरों के लिए पिरामिड के अंदर एक आंतरिक जो रैंप उसका सिस्टम था। बात करें प्लेसमेंट के बारे में तो पत्थरों को रस्सियों और लीवर यानी कि उत्तोलक का उपयोग करके रैंप के माध्यम से खींचा जाता था और फिर सावधानी पूर्वक स्थिति में रखा जाता था। बात करें कार्यबल की तो माना जाता है कि इन पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने नहीं बल्कि कुशल श्रमिकों, कारीगरों और मौसमी मजदूरों यानी कि किसानों ने किया था, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था या भोजन और आश्रय प्रदान किया गया था। यह एक स्मारकीय प्रयास था जिसमें हजारों लोगों के दशकों के श्रम और उत्कृष्ट संगठन की आवश्यकता थी। ग्रेट पिरामिड का निर्माण प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग संगठन और जनशक्ति का एक अविश्वसनीय कारनामा था। सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो सिद्धांत की बात करें तो ग्रेट पिरामिड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सटीक विधियों का कोई एक सिद्धांत नहीं है जिसे किसी एक व्यक्ति ने दिया हो। विभिन्न पुरातात्विकविदों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा समय के साथ कई प्रतिस्पर्धी जो सिद्धांत हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे प्रमुख और व्यापक कुछ सिद्धांत हैं जो कि अभी भी वो चर्चा में रहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से अध्ययन किए गए सिद्धांत जैसे कि बाहरी सीधी या जिगजैग रैंप सिद्धांत यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रेंथ और जिगजैग रैंप थ्योरी। यह लंबे समय से सबसे पारंपरिक सिद्धांत रहा है। कई पुरातात्विक विदों जैसे कि मार्कर लिहनर और जही हवास ने इस परिकल्पना का समर्थन किया है, यह सुझाव देते हुए कि पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए पिरामिड के एक रैंप जो है वो बनाया गया था। बात करें सर्पिला यानी कि घुमावदार रैंप सिद्धांत की, स्पाइरल व्रैपिंग रैंप थ्योरी की, तो यह सिद्धांत एक रैंप का प्रस्ताव करता है
जो पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ ऊपर जाता है। जीन पियरी ऑर्डिन नामक एक फ्रांसीसी वास्तुकार ने इन सिद्धांत को विस्तार से प्रस्तावित किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि बाहरी रैंप का उपयोग केवल निचले 40 मीटर के लिए किया गया था। फिर एक आंतरिक सर्पिला रैंप का उपयोग बाकी निर्माण के लिए किया गया था। यह सिद्धांत कुछ भौतिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, जिनमें पिरामिड के कोनों में से एक पर एक छोटा सा नोच शामिल है, जो शायद इस आंतरिक रैंप का प्रवेश द्वार था। बात करें आंतरिक रैंप सिद्धांत की, यानी कि इंटरनल रैंप थ्योरी की, तो जीन पियरे ऑर्डिन का सिद्धांत आंतरिक रैंप पर केंद्रित है, जिसमें पत्थरों को पिरामिड के अंदर से ले जाया जाता था, जिससे बाहर की तरफ एक चिकनी फिनसिप की जा सकती थी। इन सिद्धांतों का विभिन्न शोधकर्ताओं, वास्तुकारों और पुरातात्विकविदों के साक्ष्य प्रयोगों और कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर विकसित किया गया है। कोई एक सार्वजनिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत नहीं है, बल्कि सबूतों के आधार पर कई संभावित जो स्पष्टीकरण हैं वो दिए गए हैं। बात करें अभी शोधकर्ताओं ने क्या जो है वो पाया है, यानी कि अभी जो शोध हुई है उसमें क्या जो है वो पाया गया है। तो ग्रीड पिरामिड के निर्माण के तरीके पर कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है जिसे किसी एक व्यक्ति ने दिया हो। इसके बजाय विभिन्न पुरातात्विक इंजीनियरों और जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कई दशकों के शोध, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि औजार, कार्यबल के गांव और पेपायर दस्तावेज और इंजीनियरिंग विश्लेषण के आधार पर जो है वो विभिन्न जो परिकल्पना सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित किए थे। अगर हम बात करें हाल ही के शोधों के बारे में, तो हाल ही के शोध और परियोजन ने ग्रेट पिरामिड के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया है, विशेष रूप से अत्याधुनिक और आक्रामक तकनीकों का उपयोग करके आंतरिक संरचनाओं का पता लगाने के लिए। कुछ नवीनतम निष्कर्ष जो हैं वो चल रहे हैं, जिन पर अभी भी शोध जो है वो जारी है। जैसे कि मुख्य नवीनतम निष्कर्ष जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट की बात करें तो यह परियोजना सबसे महत्वपूर्ण हालिया शोध में से एक है, जिसमें म्यूऑन टोमोग्राफी और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी और 3D सिमुलेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है, ताकि पिरामिड की भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाए बिना उसके अंदर देखा जा सके। जिसके अंदर के बिग बॉयड की जो बातें हैं वो की गई हैं। बिग बॉयड की पुष्टि 2017 में शोधकर्ताओं ने बिग बॉयड या द कॉरिडोर नामक एक बड़े पहले अज्ञात खाली स्थान, यानी कि गुफा जैसी जगह की उपस्थिति की पुष्टि जो है वो की थी, जो लगभग 30 मीटर यानी कि 98 फीट लंबा है। यह स्थान किंग चैम्बर के ठीक ऊपर स्थित है। इसका उद्देश्य अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह संरचनात्मक तनाव को कम करने के लिए एक इंजीनियरिंग विशेषता हो सकती है। उत्तरी मुखौटे के पीछे एक छिपा गलियारा, जो उसकी बात करें, यानी कि हाइडन कॉरिडोर बिहाइंड द नॉर्थ फेस। तो मार्च 2023 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर पिरामिड के ऊपरी हिस्से में एक 9 मीटर यानी कि 30 फुट लंबी गलियारे का जो पता है वो लगाया है। इस गलियारे का जो उपयोग है वो शायद पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर के वजन को पुनर्वितरित यानी कि रेडायर डिस्ट्रीब्यूट करने या किसी अभी तक अज्ञात कक्षीय स्थान तक ले जाने के लिए किया गया था। यह खोज म्यूऑन टोमोग्राफी और एंडोस्कोपी यानी कि एक छोटे कैमरे डालना के संयोजन से की गई है। निर्माण तकनीक पर अगर शोध की बात करें तो आंतरिक रैंप सिद्धांत का समर्थन, जैसे कि जीन पियरे ऑर्डिन और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा आंतरिक रैंप सिद्धांत को अभी भी परिष्कृत किया जा रहा है। नवीनतम सिमुलेशन और खोजें जैसे कि उत्तरी गलियारा इस विचार का समर्थन करती है कि पिरामिड के ऊपरी हिस्सों का निर्माण एक आंतरिक रैंप प्रणाली का उपयोग करके किया गया होगा।
बात करें प्राचीन पेपायर से अंतर्दृष्टि की, यानी कि इनसाइड फ्रॉम एंशियंट पेपराई, तो मिरर की अगर डायरी की बात करें जो कि 2023 में मिली थी, नए निर्माण सामग्री जैसे कि तुरा चूना पत्थर के परिवहन में नावों और जलमार्गों के उपयोग में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। यह पुरातात्विक विदों साक्ष्यों निर्माण की रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स को समझने में मदद करते हैं। इनकी संक्षिप्त में बात करें तो नवीनतम शोध डिजिटल इमेजिंग और गैर आक्रामक तकनीकों का उपयोग करके, जो गैर तकनीका उनका उपयोग करने पर केंद्रित है, जिसमें हमें इसकी जटिल आंतरिक वास्तुकला और निर्माण तकनीकों के बारे में नई जानकारी मिल रही है। नवीनतम शोध में पाए गए अगर जो मुख्य जो बिंदु हैं उनकी बात करें तो छिपा हुआ गलियारा, यानी कि मार्च 2023 में वैज्ञानिकों ने म्यूऑन रेडियोग्राफी और नामक एक गैर आक्रामक स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके ग्रेट पिरामिड के अंदर लगभग 30 फीट यानी कि 9 मीटर लंबे एक गुप्त उत्तरी गलियारे या शून्य वॉइड की खोज की। इस गलियारे का उद्देश्य अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह संरचना के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकता है। बात करें प्राचीन नदी शाखा के बारे में तो मई 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उपग्रह डेटा और रडार तकनीक का उपयोग करके नील नदी की एक खोई हुई प्राचीन शाखा की पहचान की। उनका मानना है कि इस अहरामत नामक नदी शाखा का उपयोग पिरामिडों के निर्माण के लिए असवान और तुरा से भरी जो भारी पत्थरों और सामग्रियों को निर्यात स्थल तक ले जाने के लिए एक प्रमुख जलमार्ग के रूप में किया गया था। यह खोज बताती है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने इतनी भारी सामग्रियों को रेगिस्तान के पार कैसे पहुंचाया। भूमिगत संरचनाओं की बात करें तो मार्च 2025 में आसपास के शोध से पता चलता है कि उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करके गीज़ा के पिरामिडों के नीचे एक विशाल भूमिगत प्रणाली या संरचना का पता चला। इन निष्कर्षों ने इस धारणा को चुनौती दी है कि पिरामिड केवल शाही कब्रें थीं और संकेत दिया कि भूमिगत नेटवर्क का उपयोग यांत्रिकी या ऊर्जा संबंधी कार्य हो सकता है। निर्माण तकनीकी पर नए सिद्धांत की बात करें तो अक्टूबर 2025 में एक नए अध्ययन ने एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित किया कि पिरामिड को बड़े बाहरी रैंप के बजाय आंतरिक पुली जैसी प्रणालियों और स्टाइडिंग काउंटरवेट यानी कि पुलियों और भारों का उपयोग करके अंदर से बाहर बनाया गया था। यह सिद्धांत आंतरिक मार्ग फर्श के निशानों और संरचनात्मक विसंगतियों को समझा सकता है, जिससे पता चलता है कि पिरामिड खुद को बनाने वाली एक मशीन जैसा था। ये नवीनतम खोजें दिखाती हैं कि आधुनिक तकनीकें जैसे कि गैर आक्रामक इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग अभी भी प्राचीन पिरामिडों के रहस्यों को उजागर कर रही हैं। हाल ही में पिरामिड के बारे में किए गए अगर दावे की बात करें तो हाल ही में किए गए पिरामिड के बारे में जो दावे हैं वो दावों को सत्यायित मिश्रण है, यानी कि सत्य भी हैं कुछ असत्य भी हैं। कुछ दावे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं जबकि कुछ अभी भी सट्टा यानी कि अपुष्ट हैं। सिद्ध हुए सत्य दावे यानी कि कन्फर्म्ड एंड ट्रू क्लेम्स की बात करें तो ये दावे वैज्ञानिक विधियों द्वारा समर्थित हैं और पुरातत्व समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं। उत्तरी गलियारा और बिग पॉइंट की बात करें तो ये वास्तव में मौजूद हैं। प्राचीन नदी शाखा अहरावत की बात करें तो यह भी वास्तव में है और इसके परिणाम भी मिले हैं। ये सिद्ध हुए जो दावे हैं अगर ये सत्य होते हैं तो इस इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन दावों से इतिहास पर कोई बड़ा या क्रांतिकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे मौजूदा मिस्र के इतिहास की हमारी समझ को मजबूत करते हैं। बेहतरीन इंजीनियरिंग की समझ की बात करें तो उत्तरी गलियारा और बिग पॉइंट हमें मिस्रवासियों की इंजीनियरिंग तकनीकों और संरचनात्मक जो तनाव है उसके प्रतिबंध की बेहतर समझ देते हैं। परिवहन की पुष्टि की बात करें तो अहरामत नदी शाखा की खोज परिवहन में नील नदी के केंद्रीय भूमिका पुष्टि करती है। यह दिखाती है कि कैसे संगठित तरीके से भारी सामग्री को निर्माण स्थल तक ले जाया गया था।
ये खोजें मौजूदा ज्ञान के मूल्यवान वितरण जोड़ती हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र के फिरौना या सभ्यता के बारे में हमारी मूल समझ को नहीं बदलती हैं। अपुष्ट और विवादास्पद जो दावे हैं उनकी बात करें तो अनकन्फर्म्ड एंड कंट्रोवर्शियल क्लेम्स, ये दावे वर्तमान में मुख्य धारा के पुरातत्व समुदाय द्वारा व्यापक रूप से खारिज या अपुष्ट हैं, जैसे कि विशाल भूमिगत शहर और नेटवर्क। गीजा के नीचे एक विशाल अपरिभाषित भूमिगत शहर का दावा जो है वो अपुष्ट जो है वो बताया गया है। आंतरिक पुली और काउंटरवेटर प्रणाली की बात करें तो यह सिद्धांत कि पिरामिड का निर्माण बड़े पैमाने पर जटिल यांत्रिकी प्रणाली से हुआ था, ये भी दावा जो है वो अनकन्फर्म्ड बताया गया है। अगर ये जो दावे हैं वो सच साबित होते हैं तो इनका इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तकनीकी ज्ञान का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे कि यदि यह सच साबित होता है कि प्राचीन मिस्रवादियों के पास इतने विशाल और जटिल यांत्रिकी उपकरण जैसे कि पुली प्रणाली का उपयोग करने की तकनीक थी, तो हमें उनके तकनीकी ज्ञान के स्तर का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना होगा। यह इंगित करेगा कि वे पहले से सोचे गए कई अधिक उन्नत थे। उद्देश्य पर सवाल की बात करें तो एक विशाल भूमिगत शहर या नेटवर्क का अस्तित्व पिरामिड के प्राथमिक उद्देश्यों पर सवाल उठाएगा। यह सिर्फ मकबरे होने के बजाय उन्हें बड़े पैमाने पर अनुष्ठानिक, धार्मिक या यहाँ तक कि व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का जो संकेत है वो दे सकता है। ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी की बात करें तो यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा करेगा कि इतनी उन्नत तकनीक या भूमिगत शहर का उल्लेख किसी भी ज्ञात प्राचीन मिस्र के अभिलेखों, भित्ति चित्रों या हेरोडोटस जैसी शुरुआती इतिहासकारों के लेखन में क्यों नहीं है। नई सभ्यताओं की अगर जो संभावना है उसकी बात करें तो कुछ चरम सिद्धांत यह भी सुझाव दे सकते हैं कि यह जो तकनीक किसी खोई हुई सभ्यता या बाहरी प्रभाव से आई थी जो निश्चित रूप से इतिहास को मौलिक रूप से बदल देगी। संक्षिप्त में बताएं तो अपुष्ट दावे यदि सच होते हैं तो इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखने की आवश्यकता होगी, लेकिन इन दावों के लिए बहुत कम या कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं है, इसलिए उन्हें वर्तमान में वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाता। धन्यवाद।